का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। ये 14 जुलाई 1948 का दिन था जब उस वक्त के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिना को उनकी अदालत के पेश नज़र कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल किया गया था। उसके बाद के वो फ़कत 60 दिन जिंदा रहे और 11 सितंबर 1948 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाबाए पाकिस्तान के यही आखिरी 60 दिन इस पॉडकास्ट का मौजू है। ये पुरस्रार गुत्थी आज तक हल नहीं हो सकी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को शदीद बीमारी के आलम में कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। ज़ियारत अपने सनोबर के दरख्तों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और कोयटा से 133 किलोमीटर फासले पर 2449 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये जगह जिना की आरामगाह या कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कायदे आज़म की बहन फातिमा जिना ने अपनी किताब माई ब्रदर में तहरीर किया है कि कोयटा से ज़ियारत मुंतकिल होने का फैसला जिना का ज़ाती फैसला था, क्योंकि उनकी सरकारी और गैर सरकारी मसरूफियात के बायस कोयटा में भी उन्हें आराम का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था और मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुसलसल दावतें मौसूल हो रही थी कि वो उनके इज्तिमात में शिरकत करें और उनसे खिताब करें। ताहम ये बात फिर भी महल नजर है कि जिना को ज़ियारत के बारे में किसने बताया था और वहाँ मुंतकिल होने का मशवरा आखिर किसने दिया था। ज़ियारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने किसी मुस्तनद मुआलिज से इलाज करवाने पर तवज्जो न दी, लेकिन उन्हीं दिनों इत्तला मिली कि मशहूर डॉक्टर रियाज अली शाह अपने एक मरीज को देखने के लिए ज़ियारत आए हुए हैं। फातिमा जिना ने अपने भाई से कहा कि डॉक्टर रियाज अली शाह की ज़ियारत मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहिए, मगर उन्होंने ये कहते हुए तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी कि उन्हें कोई ज़्यादा संगीन मर्ज लाहक नहीं है और अगर सिर्फ उनका मैदा खुराक को जरा बेहतर तौर पर हजम करने लगे तो वो जल्द ही दोबारा सेहतमंद हो जाएंगे। बकौल फातिमा जिना वो डॉक्टरों के ऐसे मशवरों से हमेशा गुरेज करते थे कि क्या करें, क्या खाएं, कितना खाएं, कब सोएं और कितनी देर आराम करें, मगर जल्द ही वो अपनी इस आदत को तर्क करने पर मजबूर हो गए। ज़ियारत पहुंचने के एक हफ्ते के अंदर उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनकी ज़िंदगी में पहली मर्तबा उनकी सेहत खुद उनके लिए परेशानी का बायस बन गई। अब तक उनका ख्याल था कि वो सेहत को अपनी मर्जी के ताबे रख सकते हैं, मगर 21 जुलाई 1948 को जब उन्हें ज़ियारत पहुंचे हुए फ़कत एक हफ्ता गुजरा था, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि अब उन्हें सेहत के सिलसिले में ज़्यादा ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए और ये कि अब उन्हें वाकई अच्छे तिब्बी मशवरे और तवज्जो की ज़रूरत है। फातिमा जिना का कहना है कि जूँ ही उन्हें अपने भाई के इस इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी फर्रुख अमीन के जरिए काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली को पैगाम भिजवाया कि वो लाहौर के मुमताज फिजिशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज ज़ियारत भिजवाने का इंतजाम करें। डॉक्टर इलाही बख्श 23 जुलाई 1948 को कोयटा और फिर वहाँ से बजरिया कार ज़ियारत पहुँचे, लेकिन दिन भर सफ़र करने के बावजूद उन्हें ज़ियारत पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और जिना से उनकी मुलाकात अगली सुबह ही मुमकिन हो सकी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैंने कायद से उनकी बीमारी से मुताल्लिक इस्तफसार किया तो उनका तमाम जोर इसी बात पर था कि वो बिल्कुल ठीक हैं और ये कि उनका मैदा ठीक हो जाए तो वो जल्द ही मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। मगर जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिना का सरसरी मुआयना किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका मैदा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके सीने और फेफड़ों के बारे में सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। डॉक्टर इलाही बख्श के मशवरे पर अगले दिन कोयटा के सिविल सर्जन डॉक्टर सदीकी और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महमूद जरूरी आलात और साजो सामान के साथ ज़ियारत पहुंच गए। उन्होंने फौरी तौर पर जिना के टेस्ट किए, जिनके नताइज ने डॉक्टर इलाही बख्श के उन खदशात की तस्दीक कर दी कि वो तपेदिक के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर इलाही बख्श ने जिना के मर्ज के हवाले से सबसे पहले फातिमा जिना को मुतला किया और फिर उन्हीं की हिदायत पर अपने मरीज को भी आगाह कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, कायदे आज़म ने जिस अंदाज में मेरी तशखीस को सुना, मैं उससे इंतहाई मुतासिर हुआ। चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्ठा ने अपने एक इंटरव्यू में ज़मीर अहमद मुनीर को बताया कि जब डॉक्टर इलाही बख्श ने जिना को बताया कि उन्हें तपेदिक का मर्ज लाहक है तो जिना ने जवाब दिया, डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे।
बरे सगीर की जिद्दोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में माउंट बेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर J.A.L. पटेल के दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना न थी। ये राज जिना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिसमें बानिया पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर दो बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक बाला सा था जिससे ये वाज़ेह हो जाता था कि तपेदिक का मर्ज जिना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमलावर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जिना की दरख्वास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ ना बताया। ताहम उन्होंने जिना को इलाज और सेहतयाबी के लिए ये मशवरा जरूर दिया कि उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुज़मिर है। मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। उनके पास वक्त कम था और काम बहुत ज्यादा था और वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आहनी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज के बारे में अपनी अजीज तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया। हत्ता कि उन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने राज से उसी वक्त आगाह किया जब वो खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंट बैटन ने खासे तवील अरसे बाद लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को तकसीम न होने देता। ये वाहिद सूरत थी कि हिंदुस्तान मुत्तहिद सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिना थे, दूसरे रहनुमा इस कदर बेलौस नहीं थे और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी मफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ता क़यामत वजूद में न आता। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं, जब मर्ज की तशखीस हो गई तो मैंने एक जानिब इलाज और खुराक में मुनासिब रद्दोबदल की और दूसरी जानिब लाहौर से डॉक्टर रियाज अली शाह, डॉक्टर SS आलम और डॉक्टर गुलाम मोहम्मद को टेलीग्राम दिया कि वो ज़रूरी साजो सामान और सफरी एक्सरेज के आलात लेकर फौरन ज़ियारत पहुँचे। 30 जुलाई 1948 को खुदा करके जिना का बाकायदगी से इलाज शुरू होने के इम्कानात पैदा हो गए थे कि उसी दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिस पर अब तक खामोशी के पुरस्रार पर्दे पड़े हुए हैं और जो लोग इससे वाकिफ ही हैं उनका यही इसरार है कि इस वाक़ये को अभी भी राज रहने दिया जाए। ये वाक़या सबसे पहले मोहतरमा फातिमा जिना ने अपनी किताब माय ब्रदर में कलमबंद किया था। उन्होंने ये किताब G.L. की मदद से तहरीर की थी। उनकी वफात के बाद इसका मुसव्वदा उन कागजात में दस्तयाब हुआ जो अब इस्लामाबाद के कौमी इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ दस्तावेज़ात पाकिस्तान नेशनल आर्काइव्स में महफूज हैं। इस मुसव्वदे को 1987 में कायद-ए-आज़म अकेडमी कराची ने किताबी शक्ल में शाया किया था, मगर इस किताब में से इन पैराग्राफ्स को हज़फ कर दिया गया था जो मोहतरमा ने 30 जुलाई 1948 को पेश आने वाले एक वाक़ये के हवाले से तहरीर किए थे। मोहतरमा ने अपनी इस किताब में लिखा, जुलाई के अवाखिर में एक रोज़ वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और चौधरी मोहम्मद अली बगैर किसी पेश की इत्तला के अचानक ज़ियारत पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर इलाही बख्श से पूछा कि जिना के मर्ज के बारे में उनकी तशखीस क्या है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें फातिमा जिना ने बुलाया है और वो अपने मरीज के बारे में सिर्फ उन्हीं को कुछ बता सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि वो बतौर वज़ीर आज़म गवर्नर जनरल की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं, लेकिन तब भी डॉक्टर इलाही बख्श का मौक़िफ़ यही रहा कि वो अपने मरीज़ की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ नहीं बता सकते। फातिमा जिना आगे लिखती हैं, मैं उस वक्त भाई के पास बैठी हुई थी जब मुझे बताया गया कि वज़ीर आज़म और काबीना के सेक्रेटरी जनरल उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने इसकी इत्तला भाई को दी तो वो मुस्कुराए और बोले, फाती तुम जानती हो वो यहाँ क्यों आया है। वो देखना चाहता है कि मेरी बीमारी कितनी शदीद है और ये कि मैं अब कितने दिन जिंदा रहूँगा। चंद मिनट बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, नीचे जाओ, वज़ीर आज़म से कहो मैं उससे भी मिलूंगा। फातिमा जिना ने भाई से गुजारिश की कि बहुत देर हो चुकी है, आप उनसे सुबह मिल लीजिएगा, मगर जिना ने हुक्म दिया, नहीं, इसे अभी आने दो, वो खुद आखिर अपनी आंखों से देख ले। वो लिखती हैं, दोनों की मुलाकात आधे घंटे जारी रही।
जो ही लियाकत अली खान वापस नीचे आए तो मैं ऊपर अपने भाई के पास गई। वो बुरी तरह थके हुए थे और उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने मुझसे फलों का जूस मांगा और फिर चौधरी मोहम्मद अली को अंदर बुलवा लिया, जो 15 मिनट तक उनके पास रहे। फिर जब वो दोबारा तन्हा हुए तो मैं अंदर उनके पास गई। मैंने पूछा कि क्या वो जूस या कॉफी कुछ लेना पसंद करेंगे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी गहरी सोच में महव थे। इतने में रात के खाने का वक्त हो गया। भाई ने मुझसे कहा, बेहतर है कि तुम नीचे चली जाओ और उनके साथ खाना खाओ। नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा, मैं आप ही के पास बैठूंगी और यहीं पर खाना खा लूंगी। भाई ने कहा, ये मुनासिब नहीं है, वो यहाँ हमारे मेहमान हैं, जाओ और उनके साथ खाना खाओ। इसके बाद फातिमा जिना लिखती हैं, खाने की मेज पर मैं भाई की सेहत के लिए खौफ से कांप रही थी, जो ऊपर की मंजिल में बिस्तर अलालत पर पड़े हुए थे। खाना खत्म होने से पहले मैं ऊपर चली गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो भाई मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, फाती, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैंने अपने आंसुओं को छुपाने की बड़ी कोशिश की जो मेरी आंखों में उमड़ आए थे। 17 अक्टूबर 1979 को पाकिस्तान टाइम्स लाहौर में शरीफुद्दीन पीरजादा का एक मजमून शाया हुआ जिसका उन्वान था द लॉस्ट डेज ऑफ द कायदे आज़म। इस मजमून में उन्होंने मुमताज़ माहिर कानून एम ए रहमान के एक खत का हवाला दिया। इस खत में एम ए रहमान ने उन्हें लिखा था कि डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श के बेटे हुमायूं खान ने भी उन्हें इस वाक़ये के बारे में बताया था। इस रवायत के मुताबिक कायदे आज़म पर दवा का असर बड़ा मुवाफिक हो रहा था और वो बतदरीज सेहतयाब हो रहे थे। एक रोज़ लियाकत अली खान कायदे आज़म से मिलने के लिए ज़ियारत आए। वो उनके साथ तकरीबन 1 घंटा रहे। इसी दौरान दवा खिलाने का वक्त आ गया, लेकिन मेरे वालिद अंदर जाकर कायदे आज़म को दवा नहीं दे सकते थे, क्योंकि अंदर जो मुलाकात हो रही थी वो बेहद खुफिया थी। चुनाचे वो बाहर इंतज़ार करते रहे ताकि मुलाकात ख़त्म होते ही वो कायदे आज़म को दवा खिला सकें। जब लियाकत अली खान कमरे से बाहर निकले तो मेरे वालिद फ़ौरन कमरे में दाखिल हुए और कायदे आज़म को दवा खिलाना चाही। उन्होंने देखा कि कायदे आज़म पर सख्त इज़्तिराबी अफसुर्दगी तारी है और उन्होंने दवा खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं मज़ीद ज़िंदा नहीं रहना चाहता। इसके बाद वालिद साहब की भरपूर कोशिश और इसरार के बावजूद कायदे आज़म ने अपने डॉक्टर के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब कायदे आज़म के आखिरी अयाम में बयान दिया है। वो लिखते हैं, नीचे उतरा तो वजीर आज़म से ड्राइंग रूम में मुलाकात हुई। वो इसी रोज मिस्टर मोहम्मद अली के साथ कायदे आज़म की मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ लाए थे। उन्होंने बड़ी बेताबी से कायदे आज़म की कैफियत दरियाफ्त की और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मरीज को अपने डॉक्टर पर एतमाद है और इंशाअल्लाह इसका उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। उन्होंने बहुत ताकीद की कि कायदे आज़म की इस तवील बीमारी की जड़ का जरूर खोज लगाया जाए। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि कायदे आज़म की हालत तशवीशनाक होने के बावजूद वो पुरुमीद हैं कि अगर उन्होंने वो जदीद दवाएं खा ली जो कराची से मंगवाई जा रही हैं तो मुमकिन है कि वो सेहतयाब हो जाएंगे। बड़ी उम्मीद अफजा बात यह है कि मरीज में मुदाफियत की काफी कुव्वत है। वजीर आज़म अपने रहनुमा और पुराने रफीक की अलालत से बहुत अफसरदा थे। उनकी दिलसोजी से मैं बहुत मुतासिर हुआ। ये पॉडकास्ट अभी जारी है। 31 जुलाई 1948 के बाद रूनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जल्द ही पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में इसे सुन पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।